केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, यानी पीओके, जहां नरसंहार की सीमाएं पार करने वाले मुनीर की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। पीओके में गोलियों के दम पर दहशत फैलाने वाले मुनीर का पैकअप तय है। पीओके में जनता मुनीर से बदला ले रही है। उधर खाड़ी में ट्रंप का बदला और भी खुला हो चुका है। जॉर्डन पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने मिसाइलों का मुंह फिर से ईरान की तरफ मोड़ दिया। पिछले 5 दिनों से शांत खाड़ी में तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके शुरू हो गए। और इसके बाद आपको दिखाएंगे खनन माफिया की काली कमाई, कैसे परत दर परत रेत और बालू माफिया की करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई। बिहार और झारखंड में ईडी की धुआंधार कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और अगले साल पंजाब में होने वाले चुनाव की एक तस्वीर आपको दिल्ली से भी दिखाई जाएगी, जहां पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल मचा है। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सब पंजाब में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए भगवंत मान सरकार और केजरीवाल पर जमकर उखड़े पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं राज्यसभा में क्या हुआ। राज्यसभा में हंगामे की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर भी पेपर लीक के मुद्दे से जुड़ी है। आज राज्यसभा में छात्रहित के लिए लाए गए पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने फिर एक बार चर्चा के मुद्दे से भटकाने की कोशिश की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए मनुस्मृति को आधार बनाते हुए विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने जाति के आधार पर शैक्षणिक सिस्टम में भेदभाव के आरोप लगाए, लेकिन उन्हें जैसे ही मनुस्मृति का नाम लेकर आरोप लगाए, बीजेपी उन पर हावी हो गई। खड़गे अपने साथ कुछ पन्ने लेकर आए थे और उन पन्नों का हवाला दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मनुस्मृति में क्या क्या चीजें हैं। तो इसी वजह से बीजेपी ने मांग की कि खड़गे मनुस्मृति में ऐसा क्या तलाश ले आए हैं। तो बीजेपी ने मांग की है कि खड़गे मनुस्मृति में ऐसा कहां है उसे लिखा दिखाएं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को तथ्य और तर्क के साथ जवाब भी दिया। जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूँ, विलियम जोन्स से पहले की अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, नसीर आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो हो हंगामा चल रहा है, इसमें आपको साफ नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ट्रैक से बेट्रैक करना है, यानी कि जिस रुख पर चर्चा चलनी है, जिस एंगल पर चर्चा चलनी है, उससे आप डेविएट करा दें। और पूरा का पूरा विपक्ष इसी मकसद के तहत काम कर रहा है कि जो चर्चा चल रही है, निट छात्रों पर चर्चा चल रही है, उन विशेष बिलों पर चर्चा चल रही है, उससे डाइवर्ट करना। हालांकि खड़गे के बचाव के लिए कांग्रेस नेता सामने आते हैं। प्रमोद तिवारी एक किताब लेकर खड़े होते हैं। उनके मुताबिक वो किताब मनुस्मृति थी और इसके आधार पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे का पक्ष मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई, क्योंकि उनके इस झूठे नैरेटिव को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्सपोज कर दिया। अपने समर्थन में परिमल प्रकाश, whether he is authenticating it or not, if he is authenticating it, please authenticate. I want original text of Manusmriti, original text, original text, original text, original text, original before original text before the British time.
मंत्र अगर यहाँ पर मनुस्मृति और उसमें लिखे हुए, तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो तथ्यपरक नहीं है। कहने का मतलब बीजेपी ये कह रही है कि आपने जो कहा, आपने जो भी कहा उसका एक आधार होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी बातें कही, कहीं से लाइन पढ़कर बोली, तो उसका एक आधार होना चाहिए। इधर सदन के अंदर बीजेपी एक्टिव है और बीजेपी को आपने देखा, उनका एग्रेशन इसलिए देखा क्योंकि वो सच जानना चाहती है कि आप जनता के सामने झूठ ना परोस पाए। इधर सदन के अंदर बीजेपी एक्टिव है तो उधर सदन के बाहर भी उसकी एक्टिवनेस कम नहीं है। सदन में पेपर लीक बिल का समर्थन कर रही बीजेपी सदन के बाहर भी हमलावर है। और इधर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन हुआ। मांग क्या है? मांग ये है कि पंजाब में जो पेपर लीक हुआ, अब उस पर दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। तो साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्रेडिट की माला तो उन्होंने खींच ली, आप वालों ने जंतर मंतर तक पहुंच गए, लेकिन अब पंजाब में हुए पेपर लीक के मामले में उन्होंने अब मौन साध लिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों, इसके पीछे दो तरफा गेम क्यों चल रहा है। आप पार्टी एक तरफ बोलती है और छात्रों के हित की बात करती है, लेकिन पंजाब के मसले पर, पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलती। सवाल यही खड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए समस्या अब केवल बीजेपी नहीं, अगले साल पंजाब में चुनाव होने और ऐसे में तमाम पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ लामबंद हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। पेपर लीक पर जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मामले में घिरते चले जा रहे हैं। जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट में जमकर लाइमलाइट बटोरने की उनकी कोशिश तब धरी की धरी रह गई जब बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार में एक नहीं बल्कि करीब 6 पेपर लीक हो चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी भगवंत मान से पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग करती दिखी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दोहरा रवैया अपनाया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खूब हो हल्ला किया, लेकिन बैस के इस्तीफे पर चुप्पी साध ली। आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा दोगुली राजनीति करती है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार से कि उन्होंने अभी तक शिक्षा में ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम का पंजाब में, इस पे किसी प्रकार की जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी है। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सीधा हमला बोला। ढिल्लों ने शिक्षा मंत्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये झूठे हैं। फरीदकोट में पेपर लीक हुआ, फरीदकोट मेडिकल ओदे तले होता, ये कट्टर बेईमान है। इनका कोई कहने का कोई मतलब नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। पेपर लीक हुआ सबको पता है। हेल्थ मिनिस्टर तले होता, हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस मुद्दे पर केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब पंजाब विधानसभा के बाहर सीएम से पेपर लीक पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया था। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो बिल्कुल सही हुआ। पंजाब में नो कैश नो फरमाइश, ओनली ऑन मेरिट पे काम होता है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हो सकता। हालांकि ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको चुनाव में एक मौका नजर आ रहा है। एक दिन पहले संसद के बाहर कांग्रेस ने तख्तियां लेकर पंजाब सरकार का विरोध जताया था और आज भी कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटी। पूरा देश के नौजवान और देश के लोग इस बात के लिए एकजुट हैं कि सरकारों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि पेपर लीक ना हो। भगवंत मान की सरकार में 6 पेपर लीक हुए हैं। 4.5-5 लाख बंदा प्रभावित है। भगवंत मान इसके ऊपर जरा जवाब दें।
माफी मांगे और तुरंत अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करें। और बार बार वो चीटिंग 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 झूठ बोल रहे। उधर सियासी गर्मी की आंच पंजाब के शिरोमणि अकाली दल तक पहुंच गई। पार्टी के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने सीएम मान को आड़े हाथ लिया। जिवें नीट दे पेपर लीक होए सी उवें पंजाब च पिछले आम आदमी पार्टी दी सरकार तकरीबन 10 पोस्टां दे पेपर लीक होए। मैनू बड़ी हैरानी आउंदी है जो मुख्य मंत्री एडा झूठ बोलदा साडे तक कोई लीक ही नहीं होया। जे लीक नहीं होया तो स्टे क्यों होई जांदे हाई कोर्ट तो। पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा अब दिल्ली तक गूंज रहा है। सदन हो या सड़क, बीजेपी हर जगह आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है और कट्टर ईमानदार का टैग लगाकर घूमने वाली आम आदमी पार्टी से जवाब देते नहीं बन रहा। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कहीं नजर आए तो हमें सूचित जरूर कीजिएगा, क्योंकि आम लोग भी अब आम आदमी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि भाई आप गायब क्यों हो गए, क्योंकि पेपर लीक में सारा दारोमदार आपके ऊपर था। आपने ऐसे ही शो करने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप पीओके वाली खबर का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इस बीच एक और जरूरी खबर है जो इस वक्त हम आपको देना चाह रहे हैं। तो इस बीच हंगामे और विवाद का एक नया चैप्टर हॉकी के मैदान पर खुल गया है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले रंग से बदलकर केसरिया किए जाने के बाद खेल जगत और राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा है। हालांकि इसके पीछे अपने अपने तर्क दिए जा रहे अलग अलग दावे हैं। मसलन पहचान और विरासत का मुद्दा। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान वीरेंद्र ने कहा और अन्य खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने भी इस बदलाव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि दशकों से भारतीय हॉकी टीम की पहचान नीली जर्सी रही है और फैंस भी टीम को इसी रंग में देखना पसंद करते हैं। अब देखिए दूसरा पक्ष। जो दूसरा पक्ष है वो है पॉलिटिकल, राजनीतिक। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे लेकर सरकार और खेल संघों पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि खेलों का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है और हर चीज को एक खास रंग में रंगने की जो मानसिकता है उसके तहत यह बदलाव किया गया, यानी विरोध का यह सुर, ये पॉलिटिकल है। अब हॉकी इंडिया और अधिकारियों का पक्ष भी जानना यहां जरूरी है। तो हॉकी इंडिया और अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की की इस पर जो उन्होंने वजह बताई है वो जर्सी के रंग में बदलाव के फैसले को और भी बल देता है, जिसके तहत तकनीकी कारण और सबसे पहला और मजबूत पक्ष है कि अधिकांश हॉकी मैदानों का आधिकारिक रंग नीला होता है। सभी जानते हैं एस्ट्रो टर्फ मैदान नीला होता है। मैदान और जर्सी दोनों का रंग नीला होने के कारण परेशानी होती थी। मैच के दौरान तेजी से खेलते समय विजिबिलिटी में तकनीक में परेशानी होती थी और मैदान की सतह और जर्सी का रंग आपस में मिल जाता था। अब खिलाड़ियों और कोच की सलाह के बाद यह फैसला किया गया। पीले या केसरिया रंग के विकल्प का सुझाव सर्वमान्य था, दोनों में से एक रंग चुनना था। हॉकी संघ का कहना है कि केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है और इससे पहले 2014 के विश्व कप में जर्सी का रंग पीला रखा गया था और 2018 के विश्व कप में हल्के नीले रंग की अलग जर्सी का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो यह है सच्चाई। मतलब ये पहली बार नहीं है जब हॉकी टीम की जर्सी का जो रंग है वो बदला गया है। इस पर क्या कुछ कहना है संघ का, सुन। कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए। और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो प्रदेश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग है। जो 3 कलर है उसमें से 1 कलर ऑरेंज कलर को चूज किया गया और उसके हिसाब से डिजाइन किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा से जुड़ा मामला। प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज वापस होंगी। हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं होगा। तो एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो बदमाश थे, जिनका रिकॉर्ड है, उनके ऊपर जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, जितने लोग इसमें शामिल थे, उनका एफआईआर वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो छात्र हैं, ये बात कई बार सरकार कह चुकी है कि जो छात्र हैं खास नियमों के तहत उनके एफआईआर वापस लिए जा सकेंगे। लेकिन जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो बदमाश हैं, जिनका पुराना पुलिसिया रिकॉर्ड है, उन्हें किसी भी कीमत पर माफी नहीं दी जाएगी। यानी उन्होंने इंटेंशनली
इस पूरे आंदोलन में कूदकर इसकी पूरी लय बिगाड़ने की कोशिश की। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात जो लोग कह रहे हैं उसे एक अहिंसा के बदले हिंसा करने की कोशिश की गई। यानी कि अब हिस्ट्री शीटरों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जा सकेगी। यानी कि दिल्ली में जो एक आंदोलन हुआ और आंदोलन ने जिस तरह से उग्र रूप लिया, माना यह जा रहा है कि उस आंदोलन में कई ऐसे असामाजिक तत्व आ गए। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या नई खबर है और अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार का जो गृह मंत्रालय है उनकी तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में साफ तौर पर बताया गया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन प्रोटेस्टर्स पर, खासतौर पर छात्रों पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं है पर किसी भी तरीके का जो लीगल एक्शन वो नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस से जो जानकारी दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय को दी गई है उसमें ये बताया गया कि 13 एफआईआर वायलेंस से रिलेटेड जो है वो दर्ज की गई थी। और ये सारी जो एफआईआर है वो स्टेट वर्सेस है, यानी कि जिसमें जो शिकायत करता है वो एक सरकारी कर्मचारी है, किसी में कोई सब इंस्पेक्टर तो किसी में इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर ये 13 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। हालांकि इस लेटर में आप साफ तौर पर पढ़ेंगे, इसमें वो सभी बातें लिखी गई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा था कि जिन छात्रों के ऊपर अगर कोई भी आपराधिक मामला इससे पहले दर्ज नहीं है तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर किसी को अरेस्ट या डिटेन किया गया है तो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए, और यही बातें इसमें लिखी गई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कल यानी कि 31 तारीख को एक प्रोटेस्ट की मांग की गई है जंतर मंतर पर। ये फैमिलीज के जरिए जो कि पुलिसकर्मी घायल हुए थे इस पूरे हिंसा के दौरान, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उपद्रवी थे उनके ऊपर खास तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उनके भी पुलिसकर्मियों के भी परिवार वाले हैं। लेकिन बड़ी जानकारी जतिन आप दे पा रहे हैं तो हिस्ट्री शीटरों पर दर्ज केस वापस नहीं होगा। कई ऐसे विजुअल सामने आए हैं 20 तारीख की, और चलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आपको इन बड़ी खबरों के अलावा आगे ले चलते हैं और इन सब के बीच क्या खबर है उसकी तरफ हम जरा रुक करते हैं। पीओके की बात करते हैं। अब पीओके के बारे में जानना जरूरी है। पीओके में क्या चल रहा है? पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात हर घंटे बिगड़ रहे हैं। चुनाव के बहिष्कार को लेकर शुरू हुआ विरोध अब हिंसा में तब्दील हो चुका है। रावलाकोट हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, और इसके साथ कई शहरों में तनाव। जल्लाद मुनीर अब नरसंहार पर उतर आया। उसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। मुनीर सत्ता के लालच में अपनी ही आवाम का खून पानी की तरह बहा रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, और पूरी दुनिया इसे देख चुप्पी साध रही है। तो ये तस्वीरें जो बता रही है कि पीओके में क्या हो रहा है। आप तस्वीर जरा देखिएगा। सड़कों पर लाशें बिछी हैं, खून से लाल गलियां, हर तरफ पाकिस्तानी फौज की खौफनाक हैवानियत है। और पीओके से आई ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनका मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि पीओके में गोलियां चल रही हैं। मुनीर अपनी आवाम का कत्ल कर रहा है, खून बहा रहा है, कहर बरपा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पीओके में हालात भयावह हो चले। तो ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि पीओके में हो क्या रहा है। हालांकि इससे पहले वहां की आवाम ने मोर्चा संभाला। जनरल मुनीर की क्रूर फौज किस कदर बर्बरता पर उतर आई है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हक की आवाज उठाने वालों पर गोलियों की बरसात की जा रही है, लोग भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है, और ये मुनीर की फौज है जो दौड़ाकर अत्याधुनिक हथियारों से उन्हें मार रही है। तो उसकी ये बानगी पेश कर रही है। जनरल मुनीर किस तरीके से कहर बरपा रहा है, लोग अपनी बाइक, गाड़ियां सब छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। तो जनरल मुनीर की क्रूर फौज की बर्बरता साफ तौर पर यहां दिखने को मिलती है। यहां आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर, उसकी एक खौफनाक तस्वीर देखकर पूरी इंसानियत कांप उठी। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तानी फौज ने पहले एक बेकसूर लड़की पर सीधे गोलियां दागी, फिर उसके शव को गाड़ी के बोनट पर लाद कर ले। जुल्म और हैवानियत का ऐसा घिनौना चेहरा शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। जरा देखिए क्या हो रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और ये एक लड़की को गोली मारने के बाद उसके बाद जो जवान है पाकिस्तानी फौज के, उसे अपनी गाड़ी पर लाद कर ले जाते थे। तो मुनीर की जल्लाद फौज निहत्थों को निशाना बना रही है, उनके साथ खूनी खेल खेल रही है। अब जरा आप ये तस्वीर देखिए, कैसे सड़क पर पाक फौज
एक बुजुर्ग को पीट रही है, यानी निहत्थों पर, लाचारों पर, बुजुर्गों पर, लड़कियों पर, औरतों पर लगातार पीओके में कुछ इस तरीके से वार किया जा रहा है। जो आवाम है पीओके की, वो बेतहाशा जुल्म का शिकार हो रही है और आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोगों पर जनरल डायर की तरह मुनीर की सेना ने सीधा धावा बोल दिया। बुनियादी हक मांग रहे थे निहत्थे लोग, लेकिन अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इस हैवानियत में दर्जनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सत्ता के नशे में चूर असीम मुनीर कातिल बन बैठा और ये तस्वीरें देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाएगी। फिलहाल ये आप देखिए। बिल्कुल जरा भी डर खौफ नहीं है। चकित है। तो पीओके के लोग कैसे मुनीर के जुल्मों की गवाही दे रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। लोग क्या कह रहे हैं, वहां की आवाम क्या कहती है, क्या कहना चाहती है। इस वक्त जी मैं रावला कोर्ट में हूँ। ये मैसेज बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर टारगेट किलिंग स्टार्ट है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये मेरा मैसेज, शॉर्ट सा मैसेज अगर आप तक पहुँचता है, कोई पता नहीं इसके बाद मैं मैसेज आप तक पहुँचा सकूंगा नहीं पहुँचा सकूंगा। हम में से कौन बचता है कौन नहीं बचता, हमें मौत का डर नहीं है, हम शहादत के तलबगार हैं। लेकिन जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ये हमारे मासूमों का, पुरअमन लोगों का खून बहाएंगे। तो जितने भी लोग ओवरसीज देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये की जाती है, भाई जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आप हैं, रोड्स पर निकल जाएं, रोड्स पर निकल जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे धरने दें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ की बिजली बंद है, यहाँ पे खुराक का सिस्टम बंद कर दिया गया है, सब कुछ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हो जाएं। पीओके जहाँ के प्रदर्शनकारी साफ तौर पर खुद को ढके हुए, छुपाए हुए ताकि मुनीर की फौज उन्हें देख न ले। इधर पीओके की महिलाएं कैसे मुनीर के गुनाहों का सबूत दे रही हैं, उसे चेतावनी दे रही हैं, अपना दर्द बयां कर रही हैं। ये भी सुनिए। एक बहन झोली उठा के दुआ करती है, इस शरीयत का वक्त भी आएगा और जब ये वक्त आएगा हमें से बेशक कोई नहीं देखने वाला होगा, लेकिन दुनिया देखेगी तुम लोगों का, दुनिया देखेगी इस शरीयत का हाल। Our people have no contact with us. We have no contact with our people back home. Indians, Pakistani, Palestinian, everyone, anyone. If you have an account, you have a voice. Please raise your voice. Speak for us. I would not let them die. I would not let them die. Raise your voice for the place you used to once call Jannat. Now you have turned into a hell. You have turned Kashmir into hell. मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे फुर्सा को शहीद कर दिया। तो पीओके की आवाम को, वहां की महिलाओं को आप सुन पा रहे थे। तो पीओके में मुनीर की फौज की कायरता अब सारी हदें पार कर चुकी है। सड़कों पर निहत्थों का खून बहाने वाले ये जल्लाद अब सीधे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। सरेआम लूटपाट मची है। खौफ फैलाने के लिए महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है और इन तस्वीरों से साफ है कि ये रक्षक नहीं, भक्षक है। एक कायर फौज का इससे घिनौना चेहरा और क्या हो सकता है जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस खूनी और नापाक चेहरे की हर एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान के इस खूनी और नापाक चेहरे की तस्वीर देखकर पूरी दुनिया उससे धुतकार रही है, मुनीर को जल्लाद बता रही है। जनरल डायर के इस नरसंहार के बाद पीओके में एक ऐसी बगावत भड़की है जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर चलती गोलियां, यहां वहां बिखरी लाशें और खून से सनी ये सड़कें। इन तस्वीरों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुल्ला मुनीर की इस क्रूर फौज ने पीओके की आवाम के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया है। आज पाकिस्तान का असली खौफनाक और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मुनीर जनरल नहीं, जल्लाद बन गया है।
अपने ही अधिकारों के लिए शांति से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे कश्मीरियों पर जो गोलियां बरसाई जा रही हैं, उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पिछले 2 महीनों से पीओके सुलग रहा है। वहां की आवाम पाकिस्तान के जुल्मों सितम के खिलाफ सड़कों पर है और इस आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? उन्होंने पीओके को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैक के नेता उमर नजीर कश्मीरी की आंखों के सामने उनके अपने सगे भाई को पाकिस्तानी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। उमर नजीर चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि पिछले सिर्फ 3 दिनों में मुनीर की इस कातिल फौज ने कम से कम 40 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। अकेले मीरपुर में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हुकूमती दरों से आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि बदतरीन जारियत की गई पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से स्ट्रेट फायर किए गए और इसी तरह हमारी अभी जो मजमूई तौर पर हमारे जो क्योंकि दीगर धरनों के अंदर उस तरह का टेलीफोनिक रब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट है। 40 के करीब जो इतलात मिली हैं कि 40 के करीब अभी शहादतें, क्योंकि मीरपुर के अंदर भी शहादतें कंफर्म नहीं हो रही कि कितनी है, बहरहाल 40 के करीब शहादतें हो चुकी हैं इन 3 दिनों के अंदर और हमारे सैकड़ों अफराद जो है जख्मी हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बदतरीन दहशतगर्दी की गई कि वो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो हथियार कंट्रोल लाइन पे होने चाहिए, जो हथियार हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल लहूलुहान कश्मीरियों से भरा पड़ा है। जरा सोचिए, जो हथियार सैनिक बॉर्डर पर इस्तेमाल करते हैं, आज वो मिलिट्री ग्रेड हथियार पाकिस्तान की फौज अपने ही निहत्थे नागरिकों पर, महिलाओं पर और युवाओं पर इस्तेमाल कर रही है। कश्मीरी हूँ मैं, रावलाकोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए। वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे, हमारे सारे बच्चों को शहीद कर दिया। हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम दहशतगर्द हैं, यहाँ पे दहशतगर्द ले जाएं। कौन कहता है कश्मीरी दहशतगर्द है? हमारे भाई दहशतगर्द है, हमारे बच्चे दहशतगर्द है, हमारी बच्चियां दहशतगर्द है, हमारी माँ दहशतगर्द है। कौन दहशतगर्द है? ये लोग दहशतगर्द है जो हमें दहशतगर्द कहते हैं। आप लोग मार लो, आप लोग खत्म कर लो, जो मर्जी है कर लो, अगर तुम लोग उनको पीछे हटा लो, वैसे भी मर चुके हैं। वहाँ की माओ ने तो ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं किए जब तुम लोगों ने 6 माह के बच्चे पे गोली चलाई है। जब वहाँ के लोग खुद कफन लेकर साथ आ रहे हैं कि भाई हमने मरना है, हम अपना कफन साथ लेकर जाते, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जुल्म की इस इंतहा पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर मानवाधिकार का रोना रोने वाला पाकिस्तान और उसके हुक्मरान और उसके जनरल असीम मुनीर आज खुद क्या कर रहे हैं? जब पीओके के लोग अपने हक की रोटी मांगते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो मुनीर उन्हें गोलियां देते हैं। यहाँ पर आज 50 और 60 दिन से ये लड़ाई जारी है। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया गवाह है कि निहत्थे लोगों पर तीसरा दिन है आज गोलियां बरसाते हुए, और यहाँ से इस शहर में हमें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, बल्कि आज 50 दिन हो गए हैं यहाँ जो निहत्थे लोग हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। चौक पर जो है वो पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेज की तरफ से हमारे लॉन्ग मार्च पर जो है वो फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, जिसकी पैदाश में 20 से ज्यादा जो है वो हमारे लोग शहीद हुए और 250 से ज्यादा हमारे लोग जो है वो जख्मी हुए। ये सिर्फ एक जो चिनार चौक था, इसी तरह डी चौक के अंदर भी हमारी शहादतें हुई और वहाँ भी नौजवान जो है वो जख्मी हुए। बीते कई महीनों से पीओके की जनता दाल, आटा, बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए मोहताज है। आसमान छूती महंगाई, पाकिस्तानी प्रशासन की घोर उदासीनता, राजनीतिक भेदभाव और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पीओके में मुनीर ने जो नरसंहार किया है, उसके खिलाफ अब यहां की आवाम भी मरने मारने पर उतर आई है। वो झुकने को तैयार नहीं है।
पीओके के लोग इस जंग में अब पूरी दुनिया का साथ मांग रहे हैं। जिस तरह के जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह फायरिंग और स्टेट फायर से निहत्ते अवाम को शहीद किया जा रहा है, शहादतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अवाम जो है वो डी चौक में मौजूद हैं और वहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है और लॉन्ग मार्च की कॉल बदस्तूर बरकरार है। ऐसे में मैं दुनिया भर के इंसान दोस्तों से, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजलूम अवाम से, मजबूर अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जिस वक्त में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान की फौज शायद ये भूल गई कि गोलियों की बौछार से जिस्म छलनी किए जा सकते हैं, लेकिन आजादी और हक की लड़ाई के जज्बे को नहीं मारा जा सकता। मुल्ला मुनीर की इस जनरल डायर वाली नीति ने पीओके की आवाम के मन से खौफ हमेशा के लिए निकाल दिया है। पीओके की आवाम ने कसम खा ली है कि वो इस जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। सड़कों पर बिखरी लाशें अब डर नहीं, बगावत का नया शोला बन चुकी हैं। यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि जल्लाद मुनीर और उसके पाकिस्तानी हुक्मरानों की कब्र अब यही खुदेगी। तो मुनीर की क्रूर फौज की कब्र खोदने के लिए अब पीओके की आवाम ने सीधा मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर मुनीर की फौज सरेआम गोलियां बरसा रही है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन मौत का ये खौफ भी आजादी की आग को बुझा नहीं पा रहा। पीओके की आवाम सड़कों पर डटी हुई है, रुकी हुई है और हर विरोध का सामना करने को तैयार है। रावलाकोट, मीरपुर में बरपरता पर कैसे पाकिस्तानी पत्रकार पाक हुक्मरान को धिक्कार रहे हैं, ये भी सुनो। मरियम नवाज ने, मैं देख रहा था अभी वीडियो शेयर किया जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, गोले फूट रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन में 10 वोट पड़ गए, 20 वोट पड़ गए। लानत ऐसे वोटों, लानत ऐसी जीत के ऊपर, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी सियासत के ऊपर और लानत ऐसी सियासी विक्सी के ऊपर कि एक कोने में नादरीन लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और दूसरे कोने पर आप ढोल बजा रहे हो। किस लेवल की नादरीन ये बेगैरती है, किस लेवल की ये बेशर्मी है, किस लेवल की ये जहालत है और किस लेवल का खुद ये आवाम को आकर लगा रहे हैं। और आज भी ये बता रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन हो रही है और हम इलेक्शन जीत रहे हैं और इलेक्शन हार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक बकवास है। दुनिया भर में नहीं होता ऐसा। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर नादी 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी ना रहे। हम क्यों लाशें उठा रहे, हम क्यों लाशें उठा रहे ना रहे। पाकिस्तानी पत्रकार को आपने सुना, लेकिन मुनीर अपनी ही आवाम का खून बहा रहा, जल्लाद बन चुका है। वही ट्रंप की ईरान से इंतकाम की सनक जा ही नहीं रही। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को सुलगा दिया है। शांति की तमाम उम्मीदें खाक हो चुकी हैं और ईरान अमेरिका दोनों के बदले की आग में चल रहे हैं। ईरान अमेरिका एक बार फिर बातचीत की टेबल छोड़कर जंग के मैदान में कूद चुके हैं। अमेरिका ईरान के शहरों पर मौत बरसा रहा है, इराक में लाशें बिछा रहा है, तो ईरान भी अमेरिकी बेस पर निशाना साधकर अपना इंतकाम ले रहा है। तो ये कहानी है ईरान और अमेरिका के बीच की। तो क्या प्रतिशोध की आग में चल रहे ये दोनों देश अब पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म करके मानेंगे? क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दे दिया और अब ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा रही है, क्योंकि ईरान से इंतकाम की उनकी जिद खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए मिसाइल हमले के बाद ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों का सनकी फरमान जारी कर दिया। We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिकी सेना ईरान पर अंधी मिसाइलें बरसा रही है। अमेरिकी हमले में 4 IRGC जवानों की मौत की खबर है। ट्रंप के आदेश पर बरस रहा अमेरिकी बारूद पूरे क्षेत्र को भस्म करने पर आमादा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों में किसी भी हद को पार करते दिख रहे हैं। ट्रंप खुद इस बात को मान रहे हैं कि ईरान उनके हमले रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन ट्रंप की जिद है कि ईरान को खत्म कर देंगे। Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक
अमेरिकी सेना ने कल देर रात 8 बजे ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और खतरनाक सैन्य अभियान शुरू किया। यूएस सेंटकॉम की तरफ से जारी तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप ने सेना को पूरी तरह खुली छूट दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी और पश्चिमी ईरान के बंदर अब्बास, बुशहर, आबादान, खोरम शहर, कुशद्वीप, केशमद्वीप, सरेक, नूराबाद और इन जगहों पर अमेरिकी सेना ने जमकर मिसाइलें बरसाई हैं। सोशल मीडिया पर धमाके के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो ट्रंप के इसी बेकाबू गुस्से और तबाही का खौफनाक मंजर बयां कर रहे हैं। ट्रंप की यह सनक सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भी अमेरिकी सेना ने भीषण हमले किए हैं, जिनमें ईरान से जुड़े 20 सैन्य सलाहकार मारे गए। इनमें IRGC के सदस्य शामिल हैं। अमेरिका की यह आक्रामक नीति साफ दिखा रही है कि वो पूरे रीजन में ईरान के असर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, यानी कि ये युद्ध तो कभी खत्म हुआ ही नहीं। बातचीत की एक टेबल लगी थी, लेकिन टेबल दिखावे के लिए थी। पूरी दुनिया को लगा सब कुछ खत्म हो गया, सब शांति शांति है, लेकिन ऐसा नहीं। जो ईरान की दशा आप देख पा रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर पूरा विश्व इस युद्ध के बीच अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है। और ऐसे में हर मोर्चे पर पूरी दुनिया सशंकित है, इस घबराहट में है कि कहीं इसका विकराल रूप न देखना पड़ा। चलिए, आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत मिलते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।